हे हाय एवरीवन, वेलकम टू वन पिक्सल प्लस। और अपनी इस रिएक्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते तो यार लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेंडर फेस का एक ओवरव्यू कि रेंडर फेस के अंदर कैसे चीजें काम करती हैं। ठीक है, उसमें हमने काफी डिटेल में जाके वर्चुअल डॉम को समझा था और एक ओवरव्यू लिया था कि कैसे रेंडर फेस में चीजें काम करती हैं। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तुम लोगों ने तो एक बार देख लो जाके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये उसका सेकंड पार्ट है। तो अगर तुम्हें पहला पार्ट ही नहीं देखा तो वो देख लो जाके, क्योंकि उसके बिना तुम्हें ये नहीं समझ आएगा। ठीक है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो जाके देख लेना। ठीक है, तो एक ओवरव्यू में फिर से देता हूँ यहाँ पे। तो रेंडर फेस में हमने डिस्कस किया था तो जब भी तुम्हारी स्टेट चेंज हुई तो रिएक्ट क्या करता है, उन कंपोनेंट इंस्टेंस को ढूंढ के लाता है जिनकी वजह से स्टेट चेंज हुई है, जिनके अंदर स्टेट चेंज हुई है, और उनका एक नया रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट करता है। अब ये नए रिएक्ट एलिमेंट पुराने रिएक्ट एलिमेंट के साथ मिलकर एक नया वर्चुअल डॉम क्रिएट करते हैं और वो वर्चुअल डॉम को हम रिकंसाइल करते हैं करंट फाइबर ट्री के साथ, और उन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो हमें मिलता है एक अपडेटेड फाइबर ट्री। और ये अपडेटेड फाइबर ट्री हमारा नेक्स्ट फेज में जाता है जो है कमिट फेज, जो हमारी हेल्प करता है डॉम को अपडेट करने में। तो ये एक हाई लेवल ओवरव्यू यार जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और आज की वीडियो में हम इसको थोड़ा और डीप में जाके समझेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हमें ये क्यों जरूरत है? हम पहले एक वर्चुअल डॉम क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसको रिकंसाइल कर रहे हैं फाइबर ट्री के साथ, उसके बाद डॉम में अपडेट्स कर रहे हैं। हम डायरेक्टली जो भी चेंजेस है वो डॉम में अपडेट क्यों नहीं करते? हम इतनी सारी चीजें क्यों करते हैं बीच में? जब हमने वर्चुअल डॉम की बात करी थी आई टोल्ड यू कि वर्चुअल डॉम एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है बस। ठीक है, क्रिएटिंग अ वर्चुअल डॉम इज वेरी चीप एंड फास्ट, बट राइटिंग टू द एक्चुअल डॉम इज नॉट वेरी चीप एंड फास्ट। वो काफी ज्यादा इनएफिशिएंट और वेस्टफुल होगा अगर हम हर स्टेट चेंज या हर री रेंडर पे डॉम को अपडेट कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, जब भी तुम्हारे कंपोनेंट के इंस्टेंस में स्टेट चेंज होती है तो हमारे एक स्मॉल अमाउंट ही चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत बड़ा चेंज हो गया हो और हमारा बहुत छोटा सा पोर्शन चेंज होता है, इसीलिए रिएक्ट बस उसी को अपडेट करता है डॉम के अंदर। अगर हमारा छोटा सा पोर्शन चेंज होगा और हम फिर से पूरे डॉम को अपडेट कर देंगे तो वो बहुत ज्यादा वेस्टफुल और इनएफिशिएंट होगा, उसकी कोई नीड नहीं है और हमारी एप्लीकेशन बहुत लैग करने लगेगी, काफी स्लो बिहेव करेगी। ठीक है, अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तुम्हें। तो सपोज करो कि तुम फ्लिपकार्ट के पेज पे जाते हो, वहां पे तुम्हें एक बटन मिलता है लॉग इन बटन। ठीक है, अब वो एक मेन्यू है, तो जब भी तुम जाते हो वहां पे तो वो मेन्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहता है। ठीक है, पर अगर सपोज करो तुमने उस लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया तो वो जो तुम्हारा शो मेन्यू है वो ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ही वो ट्रू हो जाएगा वहां पे एक ड्रॉप डाउन तुम्हें दिख जाएगा और सारी चीजें हो जाएंगी। अब तुमने शो मेन्यू को फॉल्स से ट्रू कर दिया तो इसमें क्या करा, तुमने एक स्टेट चेंज तो करी और थोड़े कंपोनेंट्स और ऐड कर दिए। अब वो ड्रॉप डाउन भी दिख रहा है। अब इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को तुमने बस एक शो मेन्यू को ट्रू करके स्टेट चेंज कर दिया। ठीक है, अगर तुम इतनी सारी चीज़ों को फिर से डॉम में पूरा अपडेट करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा और वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट होगा, है ना। और इसीलिए हम वर्चुअल डॉम और फाइबर ट्री का यूज़ करते ताकि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहे और फास्ट रहे, क्योंकि इन दी एंड वर्चुअल डॉम को क्रिएट करना बहुत चीप एंड फास्ट है, क्योंकि वो एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ही है यार, उसमें इतना टाइम नहीं लगता, इतने रिसोर्सेज इतनी कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ती हमें। ठीक है, और इसीलिए रिएक्ट बस उतने ही पोर्शन को अपडेट करता है डॉम के अंदर जो चेंज हुआ है, बस उतना ही पोर्शन चेंज होता है जिनसे हमारे लेटेस्ट स्टेट चेंज रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्ट ये करता कैसे है, रिएक्ट को कैसे पता कि क्या चेंज करना है क्या नहीं चेंज करता है, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ रिकंसाइलेशन। ठीक है, अब ये रिकंसाइलेशन क्या है? इट्स अ प्रोसेस इन विच वी डिसाइडेड व्हाट चेंजेस वी हैव टू डू टू शो द लेटेस्ट स्टेट चेंजेस। ठीक है, क्या मतलब इन सब चीजों का? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब तुम्हारी स्टेट चेंज ने एप्लीकेशन को री-रेंडर किया और उसके अंदर कुछ लेटेस्ट ऐसे चेंजेस हैं जो अभी तक यूआई पे नहीं है ना। तो रिकंसाइलेशन हमारी उसी में हेल्प करता है, उस स्टेट चेंजेस को हम यूआई पे दिखा दें और वो भी बहुत कम कंप्यूटेशन के साथ काफी एफिशिएंट वे में। ठीक है, और ये रिकंसाइलेशन का प्रोसेस होता है रिकंसाइलर में। अभी रिकंसाइलर क्या होता है? रिकंसाइलर इज लाइक अ इंजन ऑफ रिएक्ट, इट्स लाइक अ हार्ट ऑफ रिएक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे रिकंसाइलर हम यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर उसको हम कहते हैं फाइबर। रिकंसाइलर हमें अलाउ करता है कि हम कुछ भी डायरेक्टली डॉम में चेंजेस ना करें, वो बस हमें इतना बोलता है कि भाई जो भी तुम्हें चेंजेस करने हैं उसका एक लिस्ट ऑफ इफेक्ट बना दो। तो रिकंसाइलर हमारी हेल्प करता है एक लिस्ट ऑफ इफेक्ट बनाने में। तो ये रिकंसाइलेशन का पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद हमें एक लिस्ट ऑफ इफेक्ट्स मिल जाते हैं, और ये लिस्ट ऑफ इफेक्ट्स क्या है? और ये लिस्ट ऑफ इफेक्ट वो सारे चेंजेस है जो हमें करने पड़ेंगे अपनी एप्लीकेशन में टू शो द लेटेस्ट स्टेट चेंजेस, है ना। अब ये रिकंसाइलर कैसे काम करता है उसकी थोड़ी बात करते हैं। तो रिएक्ट में जो रिकंसाइलर यूज करते हैं हम उसको कहते हैं फाइबर। तो इनिशियल रेंडर पे जब हमारा रिएक्ट एलिमेंट ट्री क्रिएट होता है तो फाइबर क्या करता है, उस रिएक्ट एलिमेंट ट्री को लेके एक नया ट्री बिल्ड करता है जिसको हम कहते हैं फाइबर ट्री। ठीक है, अब फाइबर ट्री की स्पेशल बात क्या होती है? each and every component instance and DOM element have a special fiber in it. Okay, मतलब हर एक component instance और DOM element के लिए वहां पे एक fiber होता है. And fiber tree और virtual DOM और React element tree में क्या फर्क होता है? जब भी स्टेट चेंज होती है, एप्लीकेशन री रेंडर होती है, तो वर्चुअल डॉम हर बार नया क्रिएट किया जाता है, पर फाइबर ट्री
कभी भी रिक्रिएट नहीं किया जाता। जब तुम्हारी एप्लीकेशन इनिशियल रेंडर होती है बस तभी तुम्हारा फाइवर ट्री क्रिएट किया जाता है और उसके बाद बस उसको अपडेट किया जाता है, क्योंकि फाइवर ट्री एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसमें तुम बस चेंजेस करते हो, उसको अपडेट करते हो री रेंडर पे, पर कभी भी उसको डिलीट नहीं करते और ना ही रेंडर्स पे उसको फिर से क्रिएट करते। वो बस एक ही बार क्रिएट होता है जब तुम्हारी ऐप इनिशियल रेंडर करती है, ठीक है। ओके, और इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से फाइवर ट्री एक बहुत ही परफेक्ट प्लेस है जहां पे हर कंपोनेंट इंस्टेंस की स्टेट रखी जाती है, प्रॉप्स रखी जाती हैं, साइड इफेक्ट्स रखे जाते हैं, यूज्ड हुक्स रखे जाते हैं और हर एक फाइवर के अंदर एक क्यू ऑफ वर्क्स होता है। मतलब क्यू ऑफ वर्क्स मानी स्टेट अपडेट करना, रेफ अपडेट करना और काफी सारी चीजें। इसीलिए हम फाइवर को यूनिट ऑफ वर्क भी कहते हैं। और जैसा कि हमने कहा था हमारा जो फाइवर ट्री है वो म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है और वो एक लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और फाइवर ट्री को लिंक लिस्ट के पीछे रखने का कारण ये है कि वो रिएक्ट की काफी ज्यादा हेल्प कर देता है चीजों को और एफिशिएंट वे में सॉल्व करने के लिए। रिलेटिवली द स्ट्रक्चर वी फॉलो इन रिएक्ट एलिमेंट डॉम एंड एज वी डिस्कस की फाइवर को हम यूनिट ऑफ वर्क भी कहते हैं। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जितना भी ये सारा काम होता है वो सारा असिंक्रोनसली होता है। अब असिंक्रोनसली से हमें क्या फायदा मिलेगा? हमें ये फायदा मिलता है कि जो भी हमारा रेंडरिंग प्रोसेस होता है दैट कैन बी स्प्लिट इनटू चंक्स, टास्क कैन बी प्रायोरिटाइज्ड एंड वर्क कैन बी पॉज, रीयूज्ड और थ्रोन अवे, ठीक है। मतलब तुम अपने टास्क को रोक सकते हो, पॉज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो और उसको डिवाइड करते हो चंक्स में। उससे क्या होता है, कभी कभी तुम्हारी बड़ी एप्लीकेशंस में रेंडर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो हम उसको चंक्स में डिवाइड करके हम अपने जावास्क्रिप्ट इंजन को फ्री रख सकते हैं और प्रायोरिटी के हिसाब से टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था यार कि रेंडर प्रोसेस कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है, ये सारा प्रोसेस बिहाइंड द सीन होता है। इसमें डॉम अपडेट्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हमने डॉम में कोई अपडेट्स नहीं किया है अभी तक। हम बस ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस वी हैव टू डू टू शो द लेटेस्ट स्टेट चेंजेस। ओके, सो आई नो ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं और समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। और काफी हो गई थ्योरी, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे चीजों में और क्लैरिटी हो जाए। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दैट फ्लिपकार्ट एग्जांपल, ठीक है। तो उस पे वापस चलते हैं। तो सपोज करो कि हमने एक वर्चुअल डॉम क्रिएट कर रखा है यहाँ पे और हमारा रिएक्ट एलिमेंट्री है और हमारी जो शो मेन्यू स्टेट है वो हमारी ऐप कंपोनेंट में डिफाइन है, ठीक है। तो जब हमारा शो मेन्यू ट्रू है तो ड्रॉप डाउन का जो कंटेंट है वो भी दिख रहा है और उस कंटेंट के अंदर कुछ एंकर्स और लिंक्स है और एक हेडिंग है ना। तो ये सारी चीजें, जब हमारा मेन्यू ओपन है तो सारी चीजें दिख रही है। अब हमारी स्टेट अपडेट हुई और शो मेन्यू को हमने ट्रू से फॉल्स कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, हमारी स्टेट चेंज हुई तो हमारी एप्लीकेशन री रेंडर होगी और एप्लीकेशन री रेंडर होगी तो एक नया वर्चुअल डॉम क्रिएट होगा, ठीक है। हमारा जो शो मेन्यू स्टेट है वो फॉल्स हो गया, मतलब हमारा जो ड्रॉप डाउन है वो क्लोज हो गया है। तो अब जो हमारा कंटेंट और लिंक्स और एंकर हैं वो सारी चीजें नहीं दिखेंगे, तो वो सब चीजें हटा दिया जाएगा वर्चुअल डॉम से और हमारे बस ये एलिमेंट रह जाएंगे। अब हमारी स्टेट चेंज हुई है और हमारी स्टेट कहाँ पे थी, ऐप कंपोनेंट में, इसलिए ऐप कंपोनेंट री रेंडर करेगा और ऐप कंपोनेंट के साथ साथ साइड बार, ड्रॉप डाउन और बीटीएम सारे कंपोनेंट री रेंडर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी एक पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर करता है उसके सारे चिल्ड्रन री रेंडर करेंगे ही, है ना। और ये सारी चीजें हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, अगर नहीं याद है तो यार पहले की वीडियो अच्छे से देख लेना, ये चीजों में क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अभी हमारा जो नया वर्चुअल डॉम क्रिएट हुआ है इसको हम रिकंसाइल करेंगे विद द करंट फाइवर ट्री, ठीक है। रिकंसाइल करेंगे विद द करंट फाइवर ट्री और हमें एक नया फाइवर ट्री मिल जाएगा। अब फाइवर क्या करेगा, यहाँ पे हमारा जो वर्क इन प्रोग्रेस फाइवर ट्री है, मतलब जो हमारा अपडेटेड फाइवर ट्री है और हमारा जो पहले वाला फाइवर ट्री है, उन दोनों को कंपेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ न्यू वर्चुअल डॉम हर एलिमेंट पे और देखेगा क्या क्या चीजें हमें चेंज करनी है ताकि हम लेटेस्ट स्टेट चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर सकें, ठीक है। अब जैसे जो हमारा अपडेटेड फाइवर ट्री है उसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट री रेंडर हुए, है ना। हमारा साइड बार भी री रेंडर हुआ, हमारा ड्रॉप डाउन भी और हमारा बटन भी। तो जब वो देखेगा कि बटन री रेंडर हुआ तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें टेक्स्ट अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम्हारा शो मेन्यू ट्रू था तो वो शो दिखा रहा होगा। अब शो मेन्यू फॉल्स हो गया तो तुम्हें हाइड करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे क्या होगा, तुम्हारा टेक्स्ट अपडेट होगा और बाकी जो तुम्हारा ड्रॉप डाउन के अंदर की चीजें हैं जैसे कंटेंट, लिंक्स और हेडिंग्स, उन सबको हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें डिलीशन में चली जाएंगी और जो तुम्हारा टेक्स्ट है वो अपडेट में चला जाएगा। अब साइड बार केस यहाँ पे वो भी री रेंडर हुआ है, याद रखना हमारा साइड बार भी री रेंडर हुआ है और ड्रॉप डाउन भी री रेंडर हुआ है। अब उनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, इसलिए जो हमारा फाइवर है वो उसको ऐसा ही छोड़ देगा और इसीलिए ये चीजें इतनी एफिशिएंट होती है। वो हर एक एलिमेंट को स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करता है और देखता है कि क्या क्या चीजें वी नीड टू चेंज, और ये वो करता है विद द हेल्प ऑफ डिफिंग। डिफिंग हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में, तो अभी के लिए इतना ही रहने दो। इन दी एंड हमें क्या मिला, हमें एक अपडेटेड फाइवर ट्री मिल गया जिसके अंदर वो सारे चेंजेस है दैट वी हैव टू डू टू शो द लेटेस्ट स्टेट चेंजेस। सो दैट वाज अ वेरी डीप
एंड आई थिंक कि तुम लोगों को ये सारी चीजें काफी समझ में आएंगी। तो फाइनली हमें रेंडर फेस से क्या मिला, हमें एक अपडेटेड फाइबर ट्री मिल गया और वी कैन से एक लिस्ट ऑफ इफेक्ट्स मिल गई जिसके अंदर वो सारे चेंजेस दैट वी हैव टू डू। पर याद रखना रेंडर फेस में अभी तक हमने कोई भी डॉम में अपडेट्स नहीं करे हैं। रेंडर फेस में हमने बस ये लिस्ट ऑफ इफेक्ट्स निकाला है। रेंडर फेस का मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बस हमें एक लिस्ट ऑफ इफेक्ट देता है जो आगे जाएगा कमिट फेज में। अब कमिट फेज में हम एक्चुअल में डॉम में अपडेट्स करेंगे, पर रेंडर फेज में हमें बस लिस्ट ऑफ इफेक्ट मिली और ये लिस्ट ऑफ इफेक्ट हमारा जाएगा अब कमिट फेज में। तो ये तुम्हारा रेंडर फेज खत्म हो चुका है एंड आई थिंक तुम्हें ये समझ आया होगा। यार देखो चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, आई अंडरस्टैंड, और इन चीजों को समझने में टाइम भी लगेगा, तो डरने की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आराम से सीखो और देखते रहो वीडियो को। कुछ नहीं समझ आ रहा तो रिवाइंड कर लो, और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खोला ही है ना। तो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर सीरीज अच्छी लग रही है यार तो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये सब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम खुद कर लो यार, होशियार तो हुई तुम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में और देखेंगे कि कमिट फेज में अब ये लिस्ट ऑफ इफेक्ट क्या करेंगी और चीजें वहां पे कैसे काम करती हैं, है ना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।